नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव, बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, कहा दोबारा सत्ता में आने पर फ्री में देगी कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को संकल्प पत्र आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020-25 जारी कर दिया है, जिसमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने सहित शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्रों में 19 लाख नए रोजगार देने, कोरोना वायरस का निःशुल्क टीका लगाने, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त पोषण की नई योजना लाने और बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने सहित 11 संकल्प व्यक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का यह संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020-25 का नाम दिया गया है। इसके तहत 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प रखे गए। इसके साथ ही पार्टी ने भाजपा है तो भरोसा है का नारा भी दिया है। इस दौरान भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी नागरिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अच्छी तरह से सूचित हैं और वे उन वादों को जानते हैं और समझते हैं जिन्हें पार्टी करती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने वर्करों को टूरिज्म के लिए कैश की मदद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया है। इन योजनाओं में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने के लिए श्रमिकों को वित्तीय मदद देने का भी फैसला किया है। इसका नाम विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा रखा गया है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर श्रमिकों की यात्राओं का वित्त पोषण करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के लिए 12,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, सरकार श्रमिकों के बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए किताबें खरीदने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना भी लेकर आई है। महादेवी वर्मा पुस्तक खरीद योजना के तहत उन्हें 7,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि श्रमिकों के बच्चे किसी खेल में जिला स्तर पर चयनित होते हैं तो 10,000 रुपए, राज्य स्तर पर 25,000 और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद यूपी सरकार देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने इस संबंध में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। त्योहारों से पहले रेल कर्मचारियों की हुई चांदी, रेलवे बांटेगी 2081 करोड़ रुपए का बोनस। जी हां दोस्तों, दशहरे से पहले रेलवे कर्मचारियों को मिली है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि इस साल रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। हालांकि इससे रेलवे के वेज बिल पर 2081.68 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, इस महामारी काल में सरकारी कर्मचारियों का डीए काटा गया है। इसको देखते हुए ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि शायद इस साल बोनस का भुगतान नहीं हो। इसे देखते हुए रेल कर्मियों ने इसके लिए कई दिन पहले से ही आंदोलन शुरू कर दिया था। साथ ही बोनस नहीं दिए जाने की सूरत में देश भर में रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई थी। रेलवे के कर्मचारियों को दशहरे के पहले ही बोनस का भुगतान हो जाता है, लेकिन इस बार इस महामारी की वजह से सरकार खर्च पर लगाम लगाए हुए है। इसलिए लग रहा था कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स का छापा, मिले 8.5 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सदाकत आश्रम परिसर में खड़ी एक कार से 8.5 लाख रुपए मिलने के बाद इनकम टैक्स ने यह कार्यवाही की है। हालांकि छापामारी में कितने रुपए मिले, किसकी गाड़ी से मिले और किसके रुपए थे, इस बारे में इनकम टैक्स की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स की कार्यवाही गुरुवार की शाम हुई। फ्लाइंग स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली थी कि सदाकत आश्रम में खड़ी एक गाड़ी में लाखों रुपए हैं, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रुपए अपने कब्जे में ले लिए और इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी।
सदाकत आश्रम पहुंची इनकम टैक्स टीम ने यहां मौजूद पार्टी के नेताओं से इस संबंध में पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि जिस वक्त टीम यहां पहुंची, सदाकत आश्रम कार्यालय में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत दूसरे कई नेता मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब सफर में लगेज को लेकर ना हो परेशान, रेलवे घर तक पहुंचाएगी सामान। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। रेलवे अब यात्रा करने के साथ साथ आपका सामान आपके घर से आपकी रेलगाड़ी तक भी पहुंचाएगी। पहली बार भारतीय रेलवे बैग्स ऑन व्हील सेवा को शुरू करने जा रही है। सफर के बाद भी आपका लगेज ट्रेन से आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में यह सेवा नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोला, गाजियाबाद और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी। इसके लिए रेलवे के ऐप के जरिए पहले बुकिंग करनी होगी। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से पहले आपका सामान आपकी ट्रेन तक पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी होगी। डोर टू डोर सेवा के लिए यात्रियों को अलग से शुल्क देना होगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी में तेजी से बढ़ रही है महामारी। जी हां दोस्तों, महामारी के दूसरे दौर की चपेट में आए फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों में इस खतरनाक वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इन देशों में रोजाना रिकॉर्ड संख्या में नए संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि कई देशों ने रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रकोप थम नहीं रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार फ्रांस में गुरुवार को इस महामारी से पीड़ितों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। इस देश में अब तक 34,000 से ज्यादा पीड़ितों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई थी। इन यूरोपीय देशों में कुल 34,000 से अधिक रोगियों की जान गई है। उधर ब्रिटेन में भी तेजी से हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ भारतीय मूल के लोगों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों में उच्च मृत्यु दर की समीक्षा के तहत गुरुवार को नए उपायों का ऐलान किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वायु प्रदूषण से दुनिया भर में गई 66 लाख लोगों की जान। ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के बीच लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण में लंबे समय तक बने रहना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। वर्ष 2019 में इसकी वजह से पूरी दुनिया में 66 लाख से अधिक मौतें हुई है। इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में जिन 4 कारणों की वजह से अधिकतर लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक वायु प्रदूषण भी था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान मौत का सबसे बड़ा कारण उच्च रक्तचाप, दूसरा कारण तंबाकू का सेवन, तीसरा कारण खराब आहार और चौथा प्रमुख कारण वायु प्रदूषण रहा है। इतना ही नहीं, 2019 में भारी और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण भारत में स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों के कैंसर, फेफड़ों की पुरानी बीमारियों और नवजात बच्चों में होने वाले रोगों से 16 लाख से अधिक मौतें हुई है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत सरकार ने वीजा पर रोक हटाई, पर्यटकों को छोड़ सभी को आने की होगी छूट। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए वीजा प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार पर्यटन वीजा छोड़कर सभी OCI PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देते हैं। यह अधिकृत हवाई अड्डों और सीपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के खिलाफ ताइवान को मजबूत कर रहा है अमेरिका, देगा 135 मिसाइल समेत कई घातक हथियार। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन ने ताइवान को $1 अरब यानी करीब 7,300 करोड़ रुपए के घातक हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के इस फैसले से चीन नाराज हो सकता है, जो पहले ही व्यापार
तिब्बत और हांगकांग जैसे मुद्दों पर उग्र है। इस डील के जरिए अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत करना चाहता है। इस डील के तहत अमेरिका सतह पर मार करने वाली 135 मिसाइल और उपकरण ताइवान को देगा। ये मिसाइलें बोइंग द्वारा बनाई गई हैं। इसके साथ ही अमेरिका रक्षा क्षमताओं में सुधार के लिए ताइवान की सेना को प्रशिक्षण भी देगा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। बयान में कहा गया है कि यह पैकेज $1 बिलियन से अधिक का है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, सेना पुलिस संघर्ष में 10 की मौत। जी हां दोस्तों, पुलिस के मामलों में सेना के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान में अब गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। पुलिस और सेना आमने सामने आ गई है। दोनों के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। सेना पुलिस संघर्ष में अब तक 5 सैनिकों सहित 10 की मौत हो गई है। पुलिस में विद्रोह के हालात हो गए हैं। पाक के मुख्य धारा की मीडिया ने गंभीर होते हुए हालातों को जनता से छिपाने की कोशिश शुरू कर दी है। सिंध की पुलिस और पाक सेना के बीच भीषण गोलीबारी के दौरान सेना ने पुलिस अधीक्षक आफ्ताब अनवर को हिरासत में ले लिया है। सेना और पुलिस के बीच मामला उस समय तूल पकड़ा जब 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कराची में एक विशाल रैली की। इस रैली में सेना की कठपुतली बनी इमरान सरकार और सेना पर जमकर निशाने साधे गए। रैली में जबरदस्त भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इसको संबोधित किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2 नवंबर से लखनऊ एयरपोर्ट का कामकाज देखेगा अडानी ग्रुप। जी हां दोस्तों, अक्टूबर के बाद चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ की देखरेख का काम अडानी ग्रुप करने जा रहा है। केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुए करार के मुताबिक 2 नवंबर 2020 के अगले 50 साल तक वह इसकी देखरेख करता रहेगा। लखनऊ एयरपोर्ट के अलावा 31 अक्टूबर से अडानी ग्रुप मंगलुरु एयरपोर्ट और 7 नवंबर से अहमदाबाद एयरपोर्ट का संचालन, प्रबंधन और डेवलपमेंट का काम देखना शुरू करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, बंगाल के कई इलाकों में IMD का हाई अलर्ट जारी। तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश शुरू। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने 22 से 24 अक्टूबर के दौरान बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बन रहे अवसाद के चलते गंगा के तट वाले पश्चिम बंगाल के इलाकों के लिए गंभीर मौसम गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 22 से 20 अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बंगाल सरकार ने कहा है कि 22 से 24 अक्टूबर के बीच मछली पकड़ने वाली नौकाओं को समुद्र में नहीं जाना चाहिए और जो समुद्र में रह रहे हैं उन्हें 22 अक्टूबर की सुबह से पहले लौटकर आ जाना चाहिए। दीघा, मंदरमणि, शंकरपुर सागर द्वीप में 22 से 24 अक्टूबर की दोपहर तक पानी से चलने वाली गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं देश के कई राज्यों में लौटते हुए मानसून की बारिश हो रही है। गुरुवार को दक्षिणी राज्य कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा दोस्तों, तमिलनाडु में भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। राजधानी चेन्नई में हो रही बारिश के चलते अन्ना नगर इलाके में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते यातायात भी बाधित रहा। आपको बता दें कि अक्टूबर में हो रही बारिश के चलते तेलंगाना में बाढ़ आ गई है। हैदराबाद समेत कई जिलों में कई इलाके जलमग्न हैं। सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा मुहैया कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम में भी 504 रुपए की आई गिरावट। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी और वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच आज घरेलू बाजार में भी सोना सस्ता हो गया है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 95 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जिसके बाद सोना 51,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी के भाव में 504 रुपए की गिरावट आई, जिससे चांदी का भाव 63,425 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में RBI, मार्च 2020 तक लागू करने होंगे यह नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा है कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल QR कोड सिस्टम को अपनाना होगा। RBI के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसा QR कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है।
प्रोफेसर दीपक पाठक की अगुवाई में एक कमेटी ने अगले 2 साल में इंटर ऑपरेबल QR कोड्स में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए थे। वर्तमान में देश में 3 तरह के QR कोड चलते हैं। यह भारत QR, UPI QR और प्रोप्राइटरी QR कोड है। UPI QR और भारत QR पहले की तरह ही जारी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। SBI कार्ड का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 46% घटा, NPA में हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में SBI कार्ड का शुद्ध लाभ 46% कमी के साथ 206 करोड़ रुपए पर रह गया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी को पिछले साल की सालाना तिमाही में 381 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ था। SBI कार्ड की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही के बीच कंपनी की कुल आय 6% की बढ़ोतरी के साथ 2,513 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही के दौरान 2376 करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। निवेशकों को जल्द मिल सकता है शानदार कमाई का मौका, ये फार्मा कंपनी लाएगी IPO। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक्स्ट्रा कमाई का प्लान बना रहे हैं तो बाजार के निवेशकों को जल्द ही एक और कमाई का मौका मिल सकता है। सेबी ने ग्लैंड फार्मा को 6,000 करोड़ रुपए के IPO इशू करने के लिए मंजूरी दे दी है। साल 2020 में कई कंपनियों ने IPO निकाले हैं जिसके जरिए निवेशकों ने शानदार कमाई की है, लेकिन इस साल अभी तक बाजार में किसी नई फार्मा कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है। आपको बता दें, जून 2017 में इरिस लाइफ साइंस फार्मा का IPO बाजार में आया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बाइकॉट के बीच भारत में चीनी स्मार्टफोन की हुई रिकॉर्ड बिक्री। टॉप 5 लिस्ट में शामिल रही ये 4 चीनी कंपनियां। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बाद भारत में स्मार्टफोन की बिक्री ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि इस बिक्री पर चीनी स्मार्टफोन के बाइकॉट का असर नहीं दिख रहा है। अगर सितंबर तिमाही के बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो इस दौरान अब तक के सबसे ज्यादा करीब 5 करोड़ से ज्यादा चीनी स्मार्टफोन की बिक्री हुई है, जबकि इसी दौरान सीमा विवाद के चलते भारत में एंटी चाइना सेंटीमेंट उफान पर था। रिसर्च फर्म कैनालाइज की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान स्मार्टफोन की कुल बिक्री में से चीनी स्मार्टफोन का मार्केट शेयर 76% रहा, जो कि स्मार्टफोन शिपमेंट के मामले में रिकॉर्ड रहा है। कैनालाइज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर तिमाही के मुकाबले इस साल स्मार्टफोन शिपमेंट में 8% की ग्रोथ दर्ज की गई। जहां पिछले सितंबर तिमाही में 4.6 करोड़ फोन बिके थे, वहीं इस साल सितंबर तिमाही में 5 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कार में अब नहीं पड़ेगी ड्राइवर की जरूरत। टेस्ला ने रोल आउट किया फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में टेस्ला कार ऑटो पायलट की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कंपनी ने अब कुछ चुनिंदा कस्टमर्स के लिए फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड भी रोल आउट कर दिया है। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मस्क ने कहा है कि टेस्ला ने इस सप्ताह कुछ चुनिंदा ग्राहकों को पहला सेल्फ ड्राइविंग मोड बीटा सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा है, जिससे साल के अंत तक रिलीज कर दिया जाएगा। टेस्ला के अर्ली एक्सेस प्रोग्राम के तहत केवल उन ग्राहकों को सॉफ्टवेयर अपडेट प्राप्त होगा जो ड्राइवर शहर की सड़कों पर ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलाने में सक्षम है। शुरुआती एक्सेस प्रोग्राम का इस्तेमाल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर बग्स को ट्रैक किया जा सके। मस्क ने कहा है कि टेस्ला इस सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बहुत सावधानी बरत रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, अजंता अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।